Welcome to I Love Literature. This is on An Apology for Idlers by Robert Louis Stevenson. सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को सुनना चाहते हैं वो टेक्स्ट लेके बैठे हैं, टेक्स्ट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको सिर्फ समरी सुनना है, ये उनके लिए है जिनको इस टेक्स्ट को, इस एसे को सीरियसली पढ़ना है, जो कि सीरियस लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं और जिनको सीखना है लिटरेचर को, जिनको जानना है, जिनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है फ्यूचर में, जो सही में सीखना चाहते हैं कि ऐसे कैसे पढ़ते हैं या कुछ भी लिटरेचर में कैसे पढ़ते हैं, ताकि अगर आगे कभी उन्हें किसी चीज़ की समरी नहीं मिल रही हो या किसी टेक्स्ट का उन्हें मीनिंग नहीं मिल रहा हो कहीं पे, तो भी वो उसे पढ़ के थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके समझ सकें। तो ये जेन्युइन लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट, ये लाइन बाय लाइन एनालिसिस है और इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में, इस टेक्स्ट को मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए फर्स्ट ईयर में है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में नहीं हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या एमए हैं, तो आप बेयर करें मेरे साथ, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड इसलिए बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसे स्किप ना करें, इसे अच्छे से पढ़ें और समझें कि पढ़ते कैसे हैं किसी भी टेक्स्ट को। एंड ये मेरे रिक्वेस्ट है बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से कि आप अगर सही में सीरियस लिटरेचर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट को पढ़ना सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ डिग्री लेना है तो दिस इज़ नॉट अ वीडियो फॉर यू। आप चाहे बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, एमफिल कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, उसके बावजूद भी आप नहीं किसी भी टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, डोंट आस्क मी टू अपलोड द टेक्स्ट। टेक अ टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को अपने हाथ में रखिए, नोट्स बनाइए, उसमें उसको में वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, समझिए, उसके नोट्स बनाइए, एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट यू टू स्टडी। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। अगर आप पहला देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डायलॉग है बोसवेल और जॉनसन के बारे में। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये डॉक्टर जॉनसन है और ये जो बोसवेल थे ये इनके बायोग्राफर थे। मैं बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। आपको जब तक आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर जॉनसन के बायोग्राफर, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी, उनका नाम बॉसवेल था। ये नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब बॉसवेल क्या बोलते हैं यहाँ पे? बॉसवेल बोलते हैं वी ग्रो वेरी व्हेन आइडल। ओके, तो यहाँ पे बॉसवेल बोलते हैं कि हम थक जाते हैं, वी ग्रो वेरी व्हेन आइडल। ओके, जब हम खाली बैठे होते हैं, हमारे पास कुछ काम करने को नहीं होता है, तो हम थक जाते हैं। जैसे कुछ लोग लॉकडाउन में बैठे बैठे थक चुके हैं, इसी तरीके से। तो जॉनसन बोलता है दैट इज सो बिकॉज अदर्स बीइंग बिजी वी वांट कंपनी, बट इफ वी वर आइडल देयर वुड बी नो ग्रोइंग वेरी, वी शुड ऑल एंटरटेन वन अनदर। तो जॉनसन यहाँ बोलते हैं दैट इज सर बिकॉज, रीजन बताते हैं, बिकॉज अदर्स बीइंग बिजी, जब दूसरे बिजी रहते हैं, वी वांट कंपनी। अब ये बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है कि वांट का मतलब चाहिए ही नहीं होता है सिर्फ। वांट के दो मीनिंग होते हैं, एक चाहिए, दूसरा लैक। यहाँ पे जॉनसन कह रहे हैं वी लैक कंपनी। ठीक है, तो क्या होता है जब दूसरे बिजी होते हैं तो हमारे पास कंपनी नहीं होती है, क्योंकि बाकी सब तो बिजी हैं। That is sir because others being busy we lack company, but if we were idle there would be no growing weary, we should all entertain one another। तो यहाँ पे जॉनसन बोलते हैं कि अगर हम खाली बैठे हैं तो हम थकेंगे कैसे? हम थकते थोड़ी हैं खाली बैठने से। हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को एंटरटेन करना चाहिए। ये हमने देख लिया कि डायलॉग्स हो गए बॉसवेल और जॉनसन के। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब स्टेवेंसन क्या बोलते हैं? स्टेवेंसन बोलते हैं जस्ट नाउ when everyone is bound under pain of a decree is absence convicting them of less respectability to enter on some lucrative profession। ओके, अब आपको इसको समझने के लिए सबसे पहली बात, स्टेवेंसन का ये ऐसे बहुत ईजी है लेकिन ईजी नहीं है। रीज़न बीइंग इसमें जो लैंग्वेज है वो ग्रामेटिकली नहीं है।
आप सोचें कि ग्रामर के हिसाब से लिखी हुई है तो नहीं है, आपको इसको फील करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली बात कॉमा देखिए, जस्ट नाउ व्हेन एवरीवन इज बाउंड, बाउंड के बाद में आपको कॉमा दिखता है, उसके बाद आपको लेस रिस्पेक्टेबिलिटी के बाद में कॉमा दिखता है, ठीक है। तो ये जो कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इसको आप एक बार के लिए मत पढ़िए और आप पढ़िए व्हेन एवरीवन इज बाउंड टू एंटर ऑन सम लुक्रेटिव प्रोफेशन, ठीक है। तो अब मीनिंग बहुत क्लियर हो गया कि व्हेन एवरीवन इज बाउंड, है ना, एवरीवन जो है वो मजबूर है टू एंटर सम लुक्रेटिव प्रोफेशन। लुक्रेटिव मतलब कोई ऐसा नोबल प्रोफेशन, जो ऐसा प्रोफेशन जो सब चाहते हैं, जैसे इंडिया में सब डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, या इंडिया में सब इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, या सिंगर बनना चाहते हैं, जो बहुत लुभाने वाला। लुक्रेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लुभाने वाला। तो यहाँ पे राइटर बोलता है जस्ट नाउ व्हेन एवरीवन इज बाउंड टू एंटर ऑन सम लुक्रेटिव प्रोफेशन, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये बीच में क्या लिखा है। अंडर पेन ऑफ अ डिक्री इज एब्सेंस कन्विक्टिंग देम ऑफ लेस रिस्पेक्टेबिलिटी। अंडर पेन ऑफ अ डिक्री, यू शुड नो फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री। डिक्री मीन्स कोई भी फॉर्मल ऑर्डर आता है, जैसे लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, अथॉरिटेटिव कोई बॉडी होती है उधर से ऑर्डर आता है, तो उसको डिक्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिक्री क्या है, अंडर पेन ऑफ अ डिक्री, पेन है, कोई ऑर्डर आ रहा है वो बहुत पेनफुल है। इज एब्सेंस कन्विक्टिंग देम ऑफ लेस रिस्पेक्टेबिलिटी। एब्सेंस का मतलब यहाँ पे लैक है, इज लैक कन्विक्टिंग देम ऑफ लेस रिस्पेक्टेबिलिटी। अब आपको लेस रिस्पेक्टेबिलिटी का मतलब समझना है। लेस रिस्पेक्टेबिलिटी एक और दूसरा वर्ड होता है फ्रांस में, उस वर्ड को यहाँ पे चेंज कर दिया है स्टेवेंसन ने। यहाँ पे लेस रिस्पेक्टेबिलिटी का मतलब होता है समथिंग विच इंसल्ट्स मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कैसे होती है, हार्ड वर्किंग, पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करती रहती है ना। अपर क्लास जरूरी नहीं है कि वो बहुत हार्ड वर्क करके ही पैसा कमाए, लेकिन मिडिल क्लास बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। तो अब आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। अंडर पेन ऑफ अ डिक्री इज लैक कन्विक्टिंग देम ऑफ लेस रिस्पेक्टेबिलिटी, मतलब कि उनको ये पेन है कि कोई भी उन्हें काम नहीं करने के लिए, है ना, उन्हें कोई भी काम नहीं करने के लिए उनको कोई कन्विक्ट नहीं करता है, उनको कोई सजा नहीं मिल रही है, ठीक है, वो बस बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत इंसल्टिंग है, वो इंसल्ट कर रहे हैं मिडिल क्लास की। दूसरे तरीके से जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंसल्ट कर रहे हैं मिडिल क्लास को। जो लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं वो इंसल्ट करते हैं मिडिल क्लास को, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रॉयल ऑर्डर आता नहीं है और उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती है। Just now, when everyone is bound under pain of a decree, is absence convicting them of less respectability to enter on some lucrative profession and labor therein with something not far short of enthusiasm। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो लुक्रेटिव प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेबर करना चाहते हैं, और ऐसा लेबर करना चाहते हैं जिसमें एंथुजियाज्म की कमी नहीं हो, जिसमें बहुत एंथुजियाज्म हो। अ क्राई फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी। अब ऐसे लोगों की ऑपोजिट पार्टी कौन है, जो लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, जो आइडल बैठे हैं। हु आर कंटेंट व्हेन दे हैव इनफ, जो कि कंटेंट है जब उनके पास इनफ है ना, उनको लगता है कि हाँ इतना बहुत है। कुछ लोग होते हैं उनको कितना भी मिल जाए उनको लगता है कम है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि जो है बहुत है। उसके बाद वो क्या करते हैं, एंड लाइक टू लुक ऑन। लुक ऑन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लुक ऑन का मतलब होता है वॉच विदाउट टेकिंग एन एक्शन, सिर्फ देखते रहना। जैसे हम बोलते हैं ऑल दे कुड डू वॉज लुक ऑन एज द हाउस बर्न्ड, ऑल यू कैन डू इज लुक ऑन, ठीक है। आप सिर्फ देखते ही रहना, जो होना होगा वो हो जाएगा, बैठे बैठे देखते रहना। हम किसी को बोलते हैं ना देखते रहो, देखते रहना, ठीक है। वो तो देखता ही रहा और देखते देखते उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से लुक ऑन। तो यहाँ पे जो लोग ऑपोजिट पार्टी के हैं, मतलब जो कुछ काम नहीं करते हैं, who are content when they have enough and like to look on and enjoy in the meanwhile,
जो कि इंजॉय करते हैं ज़्यादातर अपनी लाइफ को, सेवर्स, सेवर का मतलब वही होता है इंजॉय करना, अ लिटिल ऑफ ब्रवाडो एंड गस्कनेड, द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गैस्कोनेड, इट इज गस्कनेड। तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि जो लोग खाली बैठते हैं उसे वॉच करते हैं, बैठे बैठे देखते रहते हैं और इन्जॉय करते हैं, और उनमें थोड़ा सा अ लिटिल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है, और वो अपने आप को बूस्ट करते रहते हैं, अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं, अपने आप को सोचते रहते हैं कि वो बेटर हैं लोगों से, इस तरीके से अपने आप को बूस्ट करते रहते हैं। एंड यट दिस शुड नॉट बी आइडलनेस सो कॉल्ड, और इस चीज़ को जो जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, बैठे बैठे बूस्टिंग करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, इसको क्या कहते हैं लोग? आइडलनेस सो कॉल्ड विच डज नॉट कंसिस्ट इन डूइंग नथिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ काम नहीं है करने के लिए। आप देखिए कि एक ही सेंटेंस में विच डज नॉट कंसिस्ट इन डूइंग नथिंग, जब डबल नेगेटिव आता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। विच डज नॉट कंसिस्ट इन डूइंग नथिंग बट इन डूइंग अ ग्रेट डील, नॉट रिकग्नाइज्ड इन द डॉगमैटिक फॉर्मुलरीज। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेवेंसन को गुस्सा आ रहा है, वो बोल रहा है कि जो लोग खाली बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ करते नहीं है, ठीक है, वो करते हैं लेकिन उस चीज को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। कौन, कहाँ पे? डॉगमैटिक फॉर्मुलरीज में। फॉर्मुलरीज का मतलब एक तरीके की लिस्ट, डॉगमैटिक मतलब जो जिनकी सोच बदलती ही नहीं है, एक जैसा ही सोचते हैं, हट्टी, जो हट्टी लोग होते हैं, है ना, हट करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे राइटर बोलता है कि जो आइडलनेस है उसे बहुत सारे लोग रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो ये समझते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। तो उसके बाद राइटर बोलता है इन द डॉगमैटिक फॉर्मुलरीज ऑफ द रूलिंग क्लास, लेकिन उसको रूलिंग क्लास नहीं समझ सकती है, ठीक है, हैज एज गुड अ राइट टू स्टेट इट्स पोजीशन एज इंडस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। तो जो लोग आइडल हैं, आइडलनेस है, उसको उतना ही हक है अपनी पोजीशन को डिफेंड करने का जितना कि इंडस्ट्री को है। इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? हार्डवर्क। जितना कि हार्डवर्क को हक है, वो अपने आप को डिफेंड करती है कि हार्डवर्क अच्छी चीज़ है, उतना ही राइट आइडलनेस को है जो अपने आप को डिफेंड करता है कि उसे हक है अपने आप को डिफेंड करने का। इट इज एडमिटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ पीपल हु रिफ्यूज टू एंटर इन द ग्रेट हैंडीकैप रेस फॉर 6 penny pieces is at one an insult, a disenchantment for those who do। मुझे तो लग रहा है कि स्टेवेंसन यहाँ पे बहुत गुस्से में है और वो बोल रहे हैं कि जो लोग, इट इज एडमिटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ पीपल हु रिफ्यूज टू एंटर इन द ग्रेट डील, जो लोग मना कर देते हैं कि हम ये डिसएडवांटेजियस जो रेस है ना, 6 penny pieces कमाने का, आप कह सकते हैं 6 पैसे कमाने की जो रेस में घुसने से मना कर देते हैं, ये कौन लोग मना कर देते हैं? जो हार्डवर्क नहीं करना चाहते, ठीक है। इज एट वन एन इंसल्ट, वो लोग क्या है? इंसल्ट हैं और डिसअपॉइंटमेंट है फॉर दोज हु डू। सिंपल सी बात है कि जो लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम इस तरीके की रेस में, रैट रेस में नहीं भाग सकते हैं, वो लोगों को इंसल्ट की तरह देखा जाता है उन लोगों से जो हार्डवर्किंग होते हैं। हार्डवर्किंग लोग फालतू जो बैठे रहते हैं उन लोगों को पसंद थोड़ी करता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें राइटर बताता है। उसके बाद राइटर बोलता है A fine fellow takes his determination votes for 6 pences, ठीक है। तो एक फाइन फेलो जो होता है, एक अच्छा आदमी जिसे हम कहते हैं इंसान, वो अपना डिटर्मिनेशन कैसे लेता है कि वो क्या कमाएगा? 6 pences। एंड इन द एम्फैटिक अमेरिकनिज्म इट गोज फॉर देम, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सेंट में आप बोलो, एम्फैटिक मतलब जोर देकर अगर आप बोलो, इट गोज फॉर देम, अमेरिकन वे है कहने का। I wonder if the American girlfriend has shown up while he is writing this essay। अब who is writing this essay? Stevenson। तो Stevenson बोल रहा है कि I wonder कि American girlfriend has shown up, क्या American girlfriend आई है while he is writing this essay। Stevenson जब ये ऐसे लिख रहा है, the eventual Mrs. Stevenson, जो finally Mrs. Stevenson बनी, was a Californian divorcee। वो पहले क्या थी? Californian divorcee थी। अमेरिका में California is a place, divorcee थी, and really fertilized his eccentricities। और जो fertilize करती थी मतलब
उसे थॉट्स देती थी, उसकी सनक के, एसेंट्रिसिटी मतलब एक अजीब तरीके के काम करना. एंड वाइल सच एन one is flowing distressfully up the road, it is not hard to understand his resentment when he perceives cool persons in the meadows by the wayside, lying with a handkerchief over their ears and a glass at their elbow. अब आप देखेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे. And while such an वन इज फ्लोइंग डिस्ट्रेसफुली अप द रोड, तो ये कंटिन्यूएशन नहीं है. यहाँ पे स्टेवेंसन कुछ बोलते बोलते कुछ और बोलने लग जाता है. तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में एक ही थॉट रन होगा. यहाँ पे स्टेवेंसन अपनी बात करते करते अब दूसरी बात करने लगा है. जैसे कि हम मॉडर्न राइटिंग्स में देखते हैं. मॉडर्न राइटिंग में क्या होता है कि राइटर जो नॉवेलिस्ट होता है वो कहीं खो जाता है बीच में, उसके थॉट्स जो होते हैं ट्रेल हो जाते हैं और वो ही नॉवेल्स में लिखा होता है. सिमिलरली यहाँ पे वो अपनी बात कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था और बोल रहा था कि वो बाद में क्या बनी, इवेंचुअली मिसेस स्टेवेंसन बनी, जो कि कैलिफोर्नियन डिवोर्सी थी. और वो उसके थॉट्स को, उसके जो थॉट्स थे उसको फर्टिलाइज करती थी, है ना. और उसके बाद एकदम से स्टेवेंसन का जो हमारा राइटर है यहाँ पे एसेइस्ट है, उसका दिमाग कहीं और चला जाता है और वो बोलता है व्हाइल सच एन वन इज फ्लोइंग डिस्ट्रेसफुली. अब यहाँ पे थॉट ही चेंज हो गया. अब किसके बारे में बात कर रहा है हमें नहीं पता, किसी वन के बारे में बात कर रहा है. इज फ्लोइंग डिस्ट्रेसफुली, लेकिन वो जो इंसान है फ्लो कर रहा है ना, जोत रहा है, वो डिस्ट्रेस में है. अप द रोड मतलब ट्रैवल कर रहा है. रोड पे कोई जुताई थोड़ी करेगा, रोड पे ट्रैवल कर रहा है, ही इज ट्रैवलिंग. और जुताई करने का मतलब है, रोड पे जुताई कर रहा है मतलब कुछ अर्न कर रहा है, वो कुछ काम करते हुए चल रहा है रोड पे. इट इज नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड हिज रेसेंटमेंट. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है उसके रेसेंटमेंट, उसके घृणा को समझना. व्हेन ही परसीव्स कूल पर्सन्स इन द मेडोज बाय द वे साइड, जब वो एक ऐसे इंसान को देखता है, कूल पर्सन्स को देखता है जो मेडोज में, काइंड ऑफ ग्रासी लैंड है ना, में बैठे हैं वे साइड में, लाइंग विद अ हैंकरचिफ ओवर देयर ईयर्स, है ना, हैंकरचिफ है उनके ईयर्स पे, है ना, ग्लास एट देयर एल्बो मतलब रिलैक्स कर रहे हैं. तो जो ये हार्डवर्किंग मैन है जो प्लोइंग कर रहा है, प्लो का मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे हार्डवर्क है. ठीक है, और वो डिस्ट्रेस में भी है, दुखी भी है, क्योंकि वो हार्डवर्क कर रहा है अप द रोड. जब वो देखता है कि वे साइड में कुछ लोग बैठे हैं जो कि आराम से अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहे हैं, तो कैसा उसे फील होता है. वो वन यहाँ पे अलेक्जेंडर है. तो ये अलेक्जेंडर है जो ऐसा देखता है. अलेक्जेंडर इज टच्ड इन अ वेरी डेलिकेट प्लेस बाय द डिसरिगार्ड ऑफ डायोजिनियस. वेयर वॉज द ग्लोरी ऑफ हैविंग टेकन रोम फ्रॉम दोज. यहाँ से अलग थॉट शुरू हो गया, वेयर वॉज द ग्लोरी. तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है. अलेक्जेंडर इज टच्ड इन अ वेरी डेलिकेट प्लेस बाय द डिसरिगार्ड ऑफ डायोजीनियस. तो यहाँ पे क्या होता है कि अलेक्जेंडर एक बार, अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रेट मैन. वो हमेशा पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता होता है कि पूरी दुनिया पे मेरा राज हो, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है. तो एक बार ट्रैवल करते करते वो एक फिलोसफर से मिलने जाता है. उस फिलोसफर का नाम होता है डायोजीनियस. तो डायोजीनियस के पास जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वो सड़क के किनारे आराम से ड्रिंक पी रहे होते हैं और धूप आ रही होती है अच्छी. ही वॉज बास्किंग इन द सन. तो अलेक्जेंडर पूछते हैं कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ. तो ये बोलते हैं, डायोजीनियस बोलते हैं कि आप एक काम करिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप मुझे बस उतना हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो पीछे होंगे तो धूप, जो अच्छी धूप आ रही है वो आती रहेगी. तो फिर अलेक्जेंडर को लगता है कि मैं कितना हार्डवर्किंग मैन हूँ, मुझे इस आदमी ने, इस फिलोसफर ने मेरी क्या इंसल्ट कर दी. तो फिर वो एक्साइटमेंट में अलेक्जेंडर बोलते हैं कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो फिर मैं डायोजीनियस होता. या तो मैं इस एक्सट्रीम में हूँ कि मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, या मैं उस एक्सट्रीम में होता कि मैं बैठा ही रहता. तो दिस इज व्हाट हियर राइटर सेज. उसके बाद एक अलग थॉट आता है विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.